अयोध्या में होगी अग्निवीर भर्ती रैली और डोगरा रेजिमेंटल सेंटर ग्राउंड पर भर्ती रैली होगी। भर्ती में सबसे पहले होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट। भर्ती रैली में 13 जिले के उम्मीदवार शामिल होंगे। तो देखिए, आज अग्निवीर की भर्ती प्रक्रिया होगी। डोगरा रेजिमेंटल सेंटर ग्राउंड पर ये भर्ती रैली होगी जिसमें फिटनेस टेस्ट होगा। भर्ती में सबसे पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा और आज अयोध्या में अग्निवीर भर्ती रैली डोगरा रेजिमेंटल सेंटर ग्राउंड पर रैली होगी। भर्ती में सबसे पहले होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट। तो देखिए, अग्निवीर योजना में जिन लोगों ने एनरोल किया है खुद को, उनके लिए फिटनेस टेस्ट आज होगा। आज अयोध्या में अग्निवीर भर्ती रैली डोगरा रेजिमेंटल सेंटर ग्राउंड पर ही भर्ती रैली होगी और इसमें जो छात्र हैं, जो लोग अभ्यर्थी, माफ़ कीजिएगा, जो लोग नौकरी के लिए ट्राई करना चाहते हैं वो लोग आज पहुंच रहे हैं। भर्ती में सबसे पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। तो देखिए, जिन जिन लोगों ने तैयारियां की है, जाहिर तौर पर अच्छा खासा फिजिकल टेस्ट रहता है, फिजिकल मेजरमेंट्स रहते हैं, उसके आधार पर आगे सिलेक्शन होता है। ये पहला एक स्टेप होता है। तो आज उस पहले स्टेप के लिए जिन जिन भी युवाओं ने तैयारी की है, आज उन युवाओं के पास में खुद को साबित करने का मौका है और जो अग्निवीर योजना के तहत में देश की सेवा करना चाहते हैं उनके पास में आज जाहिर तौर पर ये मौका है। डोगरा रेजिमेंटल सेंटर ग्राउंड पर रैली होगी। खबर अयोध्या से है, जहां पर डोगरा रेजिमेंटल सेंटर ग्राउंड पर भर्ती रैली होने जा रही है। अग्निवीर भर्ती होगी। 13 जिलों के उम्मीदवार भर्ती रैली में शामिल होंगे, जो जानकारी अभी तक मिल रही है। अयोध्या में आज अग्निवीर भर्ती रैली होगी, जिसको लेकर डिटेल्स अभी मिल रही हैं। और अब बात कर लेते हैं अखबारों की। यूपी पीएससी आरओ एआरओ पेपर लीक की खबर है। प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक कराने वाली गैंग का खुलासा हुआ है। एसटीएफ ने 6 सदस्यों को दबोच लिया। परीक्षा के दिन इस स्कैन किया गया था प्रश्न पत्र। उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्यबल यानी कि एसटीएफ ने इस साल फरवरी में आयोजित समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा का प्रश्न पत्र प्रिंटिंग प्रेस से लीक कराने के आरोप को लेकर के जानकारी दी है और ये कहा गया कि प्रेस के कर्मचारी समेत 6 लोगों को अरेस्ट किया गया। पूजा, आपके पास कोई जानकारी है कैसे? नहीं, बिल्कुल भी, लेकिन जो अभी प्राथमिक जी देखिए, अखबारों में जिक्र है इस खबर का। आरओ एआरओ का पेपर लीक भोपाल से हुआ और इससे लेकर पूरी जानकारी दी गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा का पेपर प्रयागराज के बिशप जॉनसन गर्ल्स विंग इंटर कॉलेज के अलावा भोपाल स्थित प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था और एसटीएफ ने रविवार को फरार सुभाष प्रकाश समेत 6 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। आगे इसमें जानकारी दी हुई है कि लखनऊ एसटीएफ के सीओ लाल प्रताप सिंह ने बताया कि पकड़े गए राजीव नयन मिश्र के साथ जो साथी हैं सुभाष प्रकाश, तलाश की जा रही है उनकी। और एसटीएफ ने मधुबनी बिहार के सुभाष प्रकाश, प्रिंटिंग प्रेस कर्मचारी भोपाल के सुनील रघुवंशी, फतेहपुर गया बिहार के अमरजीत बलिया के विवेक उपाध्याय और प्रयागराज के संदीप पांडे और विशाल दुबे को गिरफ्तार किया है। तो देखिए, ये पूरा मामला और इसमें एक ये बड़ा खुलासा हुआ है। तो यूपीपीएससी आरओ एआरओ पेपर लीक का ये पूरा मामला है। और देखिए, आपको याद होगा कि योगी सरकार ने हाल के दिनों में एक बहुत अहम फैसला लिया था, जिसमें ये कहा गया था कि पेपर लीक अगर होता है तो सख्त कार्रवाई होगी। इसके अलावा कई सारे बदलाव की बात भी कही गई थी, नियम को बदलने की बात कही गई थी। यानी कि कहा गया था कि जो प्रिंटिंग प्रेसेस को पूरी तरीके से गोपनीय रखा जाएगा। जो एजेंसीज प्रिंटिंग का काम करवाती हैं, जो छपाई, इसके अलावा जो ढुलाई के लिए एजेंसीज हैं, उन सब का जो चयन है वो अलग अलग तरीके से होगा। सेंटर्स को लेकर के बात कही गई थी कि जो सेंटर्स हैं वो भी एसटीएफ की तरफ से चिन्हित जो सेंटर्स होंगे वहीं पर परीक्षा करवाई जाएंगी। ये तमाम जो बातें हैं ये कही गई थी और ये तमाम जो प्रावधान है वो किए गए थे। लेकिन अपने आप में एक बहुत अहम खुलासा हुआ है यूपीपीएससी आरओ एआरओ पेपर लीक से जुड़ी हुई जो बड़ी जानकारी है जो कि अखबारों में छाई हुई है, वो ये कि परीक्षा के दिन ही प्रश्न पत्र को स्कैन कराया गया था। और जो सबसे अहम बात है वो ये कि प्रिंटिंग प्रेस में, यानी कि जहाँ पर आप देखते हैं जो पेपर्स को प्रिंट किया जाता है, जिस प्रेस में इनको यहाँ पर जो काम होता है प्रिंटिंग का, वहीं के जो कर्मचारी थे वो इसमें लगे हुए थे। अब जब जैसे जैसे पूरी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी वैसे वैसे खुलासे हो रहे हैं। अब और क्या बातें सामने आती है वो देखना होगा। लेकिन 6 सदस्यों को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। एक बड़ी सफलता है एसटीएफ की तरफ से। यहाँ पर 6 सदस्यों को दबोचा गया है। अब उनसे पूछताछ की जाएगी, कैसे वो काम कर रहे थे, किस तरीके से वो ऑपरेट कर रहे थे, इसको लेकर के भी खुलासा होने की उम्मीद है। एक पेपर 25-25 हज़ार में बिक रहा था जी। ऐसे कई सारे मामले सामने आते हैं जहाँ पर ऐसा फर्जीवाड़ा होता है, लोगों से मोटी राशि वसूली जाती है और इस पूरे मामले में एक अहम खुलासा हुआ है।
बिल्कुल। और देखिए काफ़ी हैरान करने वाला ये भी मामला है, क्योंकि एक तरफ हम यूजीसी नेट को लेकर देख रहे हैं कि पेपर कैंसिल हो जाता है, परीक्षा नहीं होती है, नीट को लेकर बवाल पहले से मचा हुआ है, और फिर एक और फर्जीवाड़ा की पेपर लीक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात नोएडा की करेंगे। नोएडा जीएसटी फ्रॉड का मामला सामने आया है। नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी इस पूरे केस में हाथ लगी है। दरअसल तमिलनाडु से अरबपति महिला को गिरफ्तार किया गया है। लंबे समय से फरार रहने के चलते महिला पर नोएडा पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया था। महिला आरोपी का मेटल का कारोबार है और साथ ही एक साथ कई कंपनियों के नाम से आईटीसी ले रखी थी। महिला की सभी कंपनियां ऐसी थी जिसका अस्तित्व सिर्फ कागजों पर ही था, रियल में ये थी ही नहीं, यानी कि असलियत में ये कंपनी थी ही नहीं। और आखिरकार देखिए बड़ी कामयाबी यहाँ पर नोएडा पुलिस को हाथ लगी है। इस महिला को गिरफ्तार किया गया है। 25,000 का इनाम इसके ऊपर घोषित किया गया था, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इस महिला को ढूंढा जा रहा था। तो जीएसटी फ्रॉड का ये पूरा मामला है। और आप देखिए एक तरफ सरकार की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि कैसे जीएसटी का सरलीकरण किया जाए कि आम लोगों को या फिर जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं उनको इसका फ़ायदा हो, क्योंकि काफ़ी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ जब फर्जीवाड़े की खबरें जीएसटी में सामने आती हैं तो ये वाकई हैरान कर देती हैं कि किस तरीके से पूरा फर्जीवाड़ा किया जाता है। तमाम ऐसी कंपनीज खोल दी जाती है जो कागजों पर तो होती हैं, लेकिन रियलिटी में उनका कोई अस्तित्व ही नहीं होता, यानी ये कंपनीज होती ही नहीं है, फर्जीवाड़ा करके दिखाया जाता है। बढ़ते खबरों में आगे, और गोल्डन टेम्पल में योग करना पड़ा महंगा, युवती पर एफआईआर दर्ज हो गई है। एसजीपीसी ने कहा धार्मिक भावनाएं आहत की है और इन्फ्लुएंसर को गुजरात पुलिस ने सिक्योरिटी दी है। बिना मांगे पुलिस ने दी है सिक्योरिटी। 21 जून यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पंजाब के अमृतसर स्थित गोल्डन टेम्पल में योगासन करने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अर्चना मकवाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है और ये शिकायत गोल्डन टेम्पल के मैनेजर भगवंत सिंह ने की है। अर्चना के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप भी लगाया गया है। तो गोल्डन टेम्पल में योग करने पर देखिए विवाद किस तरह से बढ़ गया है और गोल्डन टेम्पल में योग करना इस इन्फ्लुएंसर को भारी पड़ गया। युवती पर एफआईआर दर्ज की गई, हालांकि सिक्योरिटी भी दी गई है। एसजीपीसी ने कहा कि धार्मिक भावनाएं इससे आहत हुई है। इन्फ्लुएंसर को गुजरात पुलिस ने सिक्योरिटी दी है और बिना मांगे ये सिक्योरिटी दी है। तो ये कल ये तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हुई और गोल्डन टेम्पल में योग करना महंगा पड़ा युवती पर, और युवती पर एफआईआर दर्ज हुई है। जाहिर तौर पर देखिए कुछ लोग इस पर अलग अपनी बात रखने हैं, कुछ लोगों का अपना अलग मत है। कुछ लोगों ने कहा कि इससे धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, कुछ लोगों ने कहा कि योग एक ध्यान की प्रक्रिया है और इसमें गलत क्या, इस तरीके से एक अलग ही बहस छिड़ी हुई है। लेकिन इस बीच खबर यह है कि युवती पर गोल्डन टेम्पल में योग करने के कारण से एफआईआर दर्ज हुई है और एसजीपीसी ने भी इस बात को लेकर कहा कि इससे धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। इन्फ्लुएंसर को गुजरात पुलिस ने सिक्योरिटी भी दी है, क्योंकि देखिए जाहिर तौर पर क्योंकि ये धार्मिक भावनाओं का मामला है तो ऐसे में हो सकता है कि यहाँ पर जो इन्फ्लुएंसर है उसके ऊपर कहीं हमला ना हो जाए और उनकी जान को ख़तरा हो सकता है, तो ऐसे में उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई गई है। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन गया कि गुरुद्वारे में योग करना आपराधिक मामला है, और क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर अब जब एसजीपीसी की ओर से ये कहा जा रहा है तो जाहिर तौर पर इसमें एक्शन होना ही था। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जो बादल फटने से आफत अरुणाचल प्रदेश में आई है उस आफत की। अरुणाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड हुई, बाढ़ के हालात हैं, 4 लाख लोग प्रभावित हैं, 37 लोगों की मौत की जानकारी है। एमपी समेत 11 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में रविवार सुबह 10:30 बजे बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात हो गए। अधिकारियों ने बताया कि कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है, लोगों को वहां ना जाने की सलाह दी गई है। नेशनल हाईवे 415 पर जलभराव होने के कारण से कई वाहन वहां पर फंसे हुए नजर आए। देखिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में लगभग सुबह 10:30 बजे बादल फटा और बाढ़ जैसे हालात हो गए। अधिकारियों के मुताबिक कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है, लोगों को वहां न जाने की सलाह दी जा रही है। हाईवे 415 पर जलभराव होने से कई जगह वाहन फंसे हुए हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश का मालवा इलाके के अलावा गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की चेतावनी जारी की, जिसके बाद माना यह जा रहा है कि इनमें से कुछ इलाकों में बाढ़ आ सकती है। गृहमंत्री अमित शाह ने मानसून के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में आने वाली बाढ़ से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक की है। उन्होंने कहा कि बाढ़ से निपटने और कृषि, सिंचाई और पर्यटन को विकसित करने में मदद के लिए ब्रह्मपुत्र के पानी को मोड़ने के लिए पूर्वोत्तर में कम से कम 50 बड़े तालाब बनाए जाने चाहिए। असम में हालात अब भी खतरनाक ही हैं, भयावह हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं राज्य में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। अब तक 37 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के 10 जिलों में 1.25 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं बाढ़ से। इन जिलों पर 27 राजस्व क्षेत्र के 968 गांव बाढ़ से जलमग्न हो चुके हैं। और ये अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,
अब असम की अलग अलग जगहों की तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं जहां पर बारिश ने कहर बरपाया है। कहीं पर बादल फट रहे हैं तो कहीं पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के पुणे में बस पेड़ से टकरा गई, 22 यात्री जख्मी हुए, 3 की हालत गंभीर बनी है। महाराष्ट्र के पुणे में यवत गांव के पास एक स्टेट ट्रांसपोर्ट बस पेड़ से भिड़ गई। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बस में बैठे 20 से 22 लोग जख्मी हुए, 2 से 3 की गंभीर चोटें आई हैं, जिसकी वजह से अस्पताल में एडमिट कर दिया गया। यवत पुलिस इंस्पेक्टर नारायण देशमुख ने बताया कि सभी घायलों को अस्पताल में एडमिट कर दिया गया है, इलाज इनका चल रहा है। लेकिन आप इन तस्वीरों के जरिए अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिरकार ये टक्कर किस तरीके की वहाँ पर रही। पूरी तरीके से यहाँ पर जो बस है वो क्षतिग्रस्त हो गई। महाराष्ट्र के पुणे से ये पूरा मामला सामने आया है, रफ्तार का कहर। और इस दौरान जो यात्री वहाँ पर सवार थे, 22 यात्री जख्मी हुए हैं और उनमें से कई ऐसे हैं जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है। आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। आवाजाही भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर प्रभावित हुई। जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने स्थानीय पुलिस प्रशासन को सूचना दी। अब इसकी वजह को लेकर के और स्पष्टता का फिलहाल इंतज़ार करना होगा। लेकिन ये तस्वीरों के ज़रिए जो नज़र आ रहा है वो ये कि रोड के साइड में एक पेड़ है और वहीं पर तेज़ रफ्तार से जो बस आ रही थी, क्योंकि टक्कर इतनी ज़बरदस्त है तो जाहिर है कि तेज़ रफ्तार वहाँ पर उस बस की रही होगी और ऐसे में बस तेज़ी से आकर के उस पेड़ में जाकर के भिड़ जाती है, जिसके बाद 22 यात्री जो कि बस में मौजूद थे वो ज़ख्मी हुए हैं और इनमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। आसपास जो लोग वहाँ पर गुजर रहे थे, क्योंकि ये जो पूरा मामला है और यहाँ पर जो रास्ता है, आप देखिए किस तरीके से वहाँ पर वाहनों का संचालन होता है। ये मेन रोड है जहाँ से बस गुजर रही थी और इसी वजह से जो पीछे से गाड़ियाँ आ रही थी वो भी रुक गई और उसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में एडमिट कर दिया गया। जिनको मामूली चोटें आई थी उनको उनके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया। जो लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं फिलहाल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स की टीम लगातार ट्रीट कर रही है। वहीं पुलिस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है। पहली कोशिश यही थी कि जल्द से जल्द इस बस को यहाँ से हटा लिया जाए ताकि जो बाकी के जो वाहन हैं उनके आवागमन पर कोई असर ना पड़े। आगे बढ़ते हैं, बात तमिलनाडु की करेंगे। जहरीली शराब मामले में अपडेट आपको बता दें, जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या और बढ़ चुकी है। कल्लाकुरिची में अब तक 57 लोगों की मौत हो चुकी है। पहले ये आंकड़ा 47 था और देखिए किस तरीके से जहरीली शराब यहाँ पर लोगों ने पी और बड़ी तादाद में लोगों की जान गई। एक ही गांव के भारी संख्या में ऐसे लोग थे जिनकी जान चली गई, जिसके बाद इस पूरे मामले पर सियासत भी हुई है। कल बाकायदा संबित पात्रा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बारे में जानकारी दी जा रही थी। लेकिन वाकई हैरान करने वाला पूरा मामला, क्योंकि सोचिए 57 लोगों की मौत हो जाना जहरीली शराब से अपने आप में तमाम सवाल पुलिस प्रशासन पर भी खड़े करता है। कल्लाकुरिची में अब तक 57 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरा गांव सुनसान हो गया है। तमाम लोगों की वहां से मौत की खबरें सामने आई, जिसको लेकर सवाल पूछे गए, राजनीति जमकर हुई और उन परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है जिन्होंने अपनों को खोया है। सोचिए कि किस तरीके से जहरीली शराब यहाँ पर बनाई गई और वो पीने से ही इन लोगों की मरने की खबरें सामने आई। अब पहले 47 से आंकड़ा था जो अब बढ़कर 57 हो चुका है। तो तमिलनाडु से ये पूरी खबर आपको बता रहे हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर बनी हुई है और अस्पताल में उनको भर्ती कराया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि अभी भी ये जो आंकड़ा है बढ़ सकता है, क्योंकि जो अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज यहाँ पर चल रहा है, उनकी हालत अभी सही नहीं है। और देखिए, क्योंकि पहले तो 47 का ये आंकड़ा था, लेकिन अब ये बढ़कर 57 हो चुका है और ये कहा जा रहा है कि अभी भी ऐसा हो सकता है कि ये आंकड़ा और ज़्यादा बढ़े। इस पूरे मामले पर कार्रवाई तेज़ हो चुकी है, एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन उन परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है जिन्होंने अपनों को खोया है। इस पूरे मामले में तेज़ी के साथ जांच की जा रही है और देखिए किस तरीके से ये भी खबर सामने आई, क्योंकि कल जिस तरीके से निर्मला सीतारमण की तरफ से भी स्टेटमेंट दिया गया था कि बिना पोस्टमार्टम के दफनाए गए शवों को निकाला जाएगा और जांच इसकी की जाएगी। तो तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में शराब पीने से जिन लोगों की मौत हुई, ये आंकड़ा बढ़कर 57 हो चुका है। और ऐसे में आपको बता दें कि एक बड़ी त्रासदी यहाँ पर हुई। शराब त्रासदी मामले में ये बड़ी जानकारी सामने आई, जिसमें जिला प्रशासन का ये कहना है कि अवैध शराब सेवन की पुष्टि के लिए बिना पोस्टमार्टम के दफनाए गए शवों को निकाला जाएगा ताकि परिवारों को मुआवजा दिया जा सके। और इस बीच इस पूरे मामले पर
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान भी सामने आया। मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए, सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करे। 200 से ज्यादा लोग अभी भी गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती है और ये कहा जा रहा है कि आंकड़ा बढ़ सकता है अगर इन लोगों की स्थिति सही नहीं होती है। निर्मला सीतारमण की तरफ से कहा गया कि मैं इस पूरी घटना की निंदा करती हूं और मैं हैरान हूं कि कांग्रेस ने इसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। लेकिन अब पूरे मामले में आप देखिए जांच सीबीआई करेगी, क्योंकि बहुत बड़ा आंकड़ा है, 200 से ज्यादा लोग गंभीर हालत में हैं और यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। तो देखिए, तमिलनाडु जहरीली शराब केस में 56 मौतें और कल्लाकुरुची मेडिकल कॉलेज में सबसे ज्यादा 30 मौतें हुई हैं और इस पर अब सियासत भी जारी। बीजेपी का स्टेटमेंट सामने आया कि ये हत्या और कांग्रेस डीएमके चुप क्यों हैं। तो तमिलनाडु के कल्लाकुरुची में जिले में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या अगर 23 जून की बात करें तो 56 हो गई है और कई लोगों का इलाज भी जारी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, जिला प्रशासन की रिपोर्ट के मुताबिक 216 लोगों को 4 अलग अलग अस्पतालों में एडमिट कराया गया था और सबसे ज्यादा मौतें कल्लाकुरुची मेडिकल कॉलेज में हुई है। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत भी जोरों पर है। भाजपा प्रवक्ता और पुरी से सांसद संबित पात्रा ने कहा कि तमिलनाडु के करुणापुरम गांव में जहरीली शराब से कारण घटी त्रासदी बेहद दुखद है और यहाँ अनुसूचित जाति के लोग ज्यादा रहते हैं। 56 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, कईयों की हालत गंभीर है। सवाल ये पूछा उन्होंने कि इतना इस हालत को लेकर कांग्रेस और उसकी पार्टी और उसके गठबंधन के नेता इस पर चुप क्यों हैं, यानी कि इस पूरे मामले को लेकर अब देखिए सियासत भी जोरों पर है। तो देखिए, बिल्कुल आगे बढ़ते हुए बात होगी अब हरियाणा के सीएम नायब सैनी की, जिनका यूपी दौरा है आज और मंत्री और विधायकों के साथ वो अयोध्या का दौरा करने वाले हैं। अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन करेंगे सीएम सैनी। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से सीएम अयोध्या के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त है। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए सीएम सैनी पहुंच रहे हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से अयोध्या के लिए वो रवाना होंगे, जो जानकारी अभी तक मिल रही है। ये बड़ी खबर है। हरियाणा के सीएम नायब सैनी का यूपी दौरा है आज और मंत्री और विधायकों के साथ अयोध्या जाएंगे। तो देखिए, इससे पहले कल हमने देखा कि रोहतक में पार्टी के लिए मंथन हुआ और अब राम जी का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचना है सीधे अयोध्या में। और क्योंकि देखिए, तमाम जहां जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर मुख्यमंत्री अपनी पूरी कैबिनेट के साथ में दर्शन के लिए पहुंचे और अब मंत्री विधायकों के साथ में नायब सिंह सैनी पहुंच रहे हैं अयोध्या में। रामलला के दर्शन सीएम सैनी अपनी कैबिनेट के साथ में करते हुए नजर आएंगे। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। चलिए एक बार फिर से अखबारों की बात कर लेते हैं। आकाश फिर उत्तराधिकारी बनाए गए। मायावती ने भतीजे को बनाया उत्तराधिकारी, नेशनल कोऑर्डिनेटर भी उन्हें बनाया गया। 47 दिन पहले पद से हटाया गया था। कहा गया था कि वह मैच्योर नहीं है। बसपा प्रमुख मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को फिर से अपना उत्तराधिकारी बना दिया। नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी को बहाल कर दिया। आकाश अब पूरे देश में पार्टी का काम देखेंगे। और मेरे पास इस वक्त दैनिक जागरण है, पेज नंबर 9 में एक बहुत इंटरेस्टिंग हेडलाइन है जिसमें यह लिखा है कि आकाश 47 दिन में ही परिपक्व हो गए, फिर उन्हें उत्तराधिकारी बना दिया गया। इस दौरान एक तस्वीर वो आई जब आकाश वहां पर पहुंचते हैं और सबसे पहले उन्होंने मायावती के पांव छुए, उसके बाद वो सर सहलाते हुए नजर आती हैं। दरअसल आपको याद होगा कि चुनावी दौर में लोकसभा चुनाव के दरमियान में आकाश की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया था जिसको बीजेपी ने आड़े हाथों ले लिया और उसके बाद ही मायावती ने एक अहम फैसला लिया जिसके तहत कहा गया कि आकाश अब जो उनकी जिम्मेदारी है वो उनसे ली जाती है, साथ ही साथ क्योंकि उन्हें उत्तराधिकारी माना जा रहा था। लेकिन मायावती ने उस वक्त कह दिया कि उनमें क्योंकि परिपक्वता की कमी है और इसी वजह से अभी उन्हें जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। उसके बाद से आकाश के रोल को लेकर के सवाल उठ रहे थे। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में मायावती ने क्योंकि अकेले कंटेस्ट किया था, बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनावी मैदान में थी, लेकिन कोई करिश्मा नहीं कर पाई थी। कई जगहों पर काफ़ी सिमटते हुए यहाँ पर नजर आई बसपा और इसके बाद आकाश को एक बार फिर से जिम्मेदारी दी गई है मायावती की तरफ से। यानी कि 47 दिन में ही परिपक्व हो गए हैं और इसके बाद एक बार फिर से आकाश को बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और अहम खबरों की करेंगे। हरियाणा के ओबीसी समाज को राज्य सरकार का तोहफा, सरकारी नौकरियों में बड़ा लाभ देगी हरियाणा सरकार। नौकरियों में क्रीम लेयर बढ़ाकर अब 8 लाख वार्षिक की जाएगी। आपको बता दें कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भी आरक्षण की बात सामने आई है और ऐसे में नियुक्ति के लिए 27% आरक्षण देने की बात कही गई है, जिससे ओबीसी समाज को सीधा बड़ा फायदा इससे होगा। यानी कि अब हरियाणा के ओबीसी समाज को राज्य सरकार की तरफ से एक बड़ा तोहफा मिलेगा क्योंकि नौकरियों में क्रीम लेयर की वार्षिक आय बढ़ा दी गई है। 8 लाख वार्षिक आय अब हो जाएगी, जिससे
ओबीसी समाज के लोगों को फ़ायदा होगा। और सोचिए कि किस तरीके से, क्योंकि अगर पैसा बढ़ेगा तो समाज का विकास भी होगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भी आरक्षण की बात की जा रही है। बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज जाएंगे जबलपुर। रानी दुर्गावती बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वीरांगना रानी दुर्गावती के धार्मिक स्थल पर नमन करते नजर आएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ कई मंत्री भी शामिल होंगे और जबलपुर के दौरे को लेकर पूरी तैयारियां भी की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो मोहन यादव मध्य प्रदेश के सीएम जो कि आज जबलपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। कई कार्यक्रम जिसमें शामिल होंगे। रानी दुर्गावती बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोहन यादव आज जबलपुर के दौरे पर, रानी दुर्गावती बलिदान दिवस कार्यक्रम जिसमें शामिल होंगे। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कई मंत्री भी इसमें शामिल होंगे और ऐसे में पूरी तैयारियां की गई है। कार्यक्रम के मद्देनजर रानी दुर्गावती बलिदान दिवस का कार्यक्रम आज जिसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो रानी दुर्गावती बलिदान दिवस कार्यक्रम जो कि जबलपुर में, और ऐसे में आज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम मोहन यादव। तो मोहन यादव आज वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करेंगे।